हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आधुनिक भारत के इतिहास की डेली क्विज नाम की सीरीज की शुरुआत की है। अपनी इस डेली क्विज सीरीज के अंतर्गत ये हमारा आज पार्ट 1 है। अपने इस पार्ट 1 के अंतर्गत आज हम देखेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स की दृष्टि से कौन से 5 क्विज सबसे इंपॉर्टेंट हैं जिनसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बिना देरी के हम अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था। बहुत ही सरल प्रश्न है और आप सामान्य तरीके से इसका उत्तर दे देंगे, लेकिन आप भी जानते हैं कि मेरा उद्देश्य कभी नहीं होता है कि मैं आपको इतना सरल प्रश्न दूं और आपसे ये उम्मीद करूं कि आप इसका उत्तर दें और यूपीएससी में आपसे पूछ लिया जाए। बिल्कुल भी नहीं। मेरा उद्देश्य ये है कि इस प्रश्न के जरिए जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को बताना, साथ ही आपके अंदर जो डाउट्स हैं जब आप किताबें पढ़ते हैं वहाँ पर जब आप डाउट देखते हैं तो उन डाउट्स को सॉल्व कर देना। ठीक है, तो आपने इस प्रश्न को पढ़ा और पढ़ने के बाद आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि इसका उत्तर सूरत होगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते ही हो कि कालीकट यहाँ पे चर्चा में है नहीं, पांडिचेरी यहाँ पे चर्चा में रहेगा नहीं, या तो मछलीपट्टनम होगा या तो क्या कहते हैं आपका सूरत होगा। ठीक है, तो सूरत आप जानते हैं। अब आपको ये भी पता है कि भारत में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भी जो अपना पहला कारखाना इस्टेब्लिश किया था वो भी कहाँ इस्टेब्लिश किया था? सूरत में। जहांगीर से उन्होंने परमिशन लेके, टॉमस रो के बारे में। लेकिन आप हमेशा एक जगह कंफ्यूज रहते होंगे। कैसे? आप जब किताबें पढ़ते होंगे तो किताब में आप देखते होंगे कि 1611 में अंग्रेज़ों ने अपना कारखाना इस्टेब्लिश कहाँ किया था? मछलीपट्टनम में या मछलीपट्टनम में। ठीक है, जिसको आज मछलीपट्टनम बोलते हैं। और 1613 में उन्होंने इस्टेब्लिश किया था सूरत में। तो आपके मन में ये आया होगा या हो सकता है नहीं भी आया हो कि 1611 1613 से पहले आता है, तो अगर पहले कारखाने की बात की जाए तो मछलीपट्टनम होना चाहिए, फिर सूरत क्यों होता है? तो आपको मैं बता दूं कि मछलीपट्टनम में जो अंग्रेज़ों ने कारखाना इस्टेब्लिश किया था वो एक तरीके का अस्थाई था, मतलब नॉन परमानेंट था। और जो सूरत में उन्होंने इस्टेब्लिश किया था वो स्थाई कारखाना था। क्लियर हो गई बातें? और जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, कि अंग्रेज़ों ने पहला कारखाना कहाँ इस्टेब्लिश किया था, तो सूरत में। अंग्रेज़ों ने पहला स्थाई कारखाना कहाँ इस्टेब्लिश किया था, तो सूरत में। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि अंग्रेज़ों ने अपना दक्षिण भारत में पहला कारखाना कहाँ इस्टेब्लिश किया था, तो आप कहेंगे मछलीपट्टनम में। क्लियर। एक और प्रश्न यहाँ पे बनता है कि सबसे पहले किस यूरोपीय कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सूरत में इस्टेब्लिश किया था, तो आपको पता होना चाहिए अंग्रेज़ों ने। ठीक है, अंग्रेज़ों ने ही 1611 में सूरत में अपना पहला कारखाना इस्टेब्लिश किया था, क्योंकि 1668 में फ्रांसीसियों ने इस्टेब्लिश किया। ये सारी चीज़ें मुझे क्लियर करानी थी। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर, क्लियर हो गई। बाकी आपको पता है कि कालीकट क्यों फेमस है? क्योंकि वास्को डिगामा पहुंचा था। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे मछलीपट्टनम के बारे में मैंने बता ही दिया। पौंडीचेरी के बारे में आप जानते ही, फ्रांसीसियों को लेकर। अच्छा, आप में से अधिकांश बच्चों ने क्या कहते हैं कर्नाटक वॉर पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि वांडीवास की जो लड़ाई थी वो किस किस के मध्य हुई थी। ठीक है, पहला एक क्वेश्चन ये आप बताइए कि कमेंट बॉक्स में वांडीवास की लड़ाई किस किस के मध्य हुई थी। और दूसरा क्वेश्चन आप ये बताइए कि बेदरा की लड़ाई का संबंध किससे था। डिटेल नहीं बताना, बस ये बताना किसके किसके बीच हुआ। ठीक, बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमें अपना पहला कुछ कवर कर लिया। ठीक, अब ये बेसिक जानकारी आप पढ़ सकते हो, है ना, कि मछलीपट्टनम क्यों फेमस है। 1664 में लुई 14वें ने कोलबर्ट के जरिए, है ना, ये आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, मेन यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ऐसा प्रश्न देखो सामान्यतः नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं ऐसे प्रश्न आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि अगर 2 से 3 प्रश्नों को मिलाकर यूपीएससी इन फ्यूचर आपसे क्वेश्चन पूछे तो वहाँ पर आप जवाब दे दें और किसी प्रकार का डाउट आपके अंदर ना रहे। ठीक है, तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारी पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे? इस लाइन को समझना,
प्रश्न बहुत गहरा है, कई बार बच्चे प्रश्न को ही नहीं समझ पाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश पूर्व काल में, ब्रिटिश पूर्व काल का मतलब क्या हुआ, 1757 के पहले, ठीक है, अपने व्यापारी पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई बातें। अब यहाँ पे ध्यान दो, ऑप्शन में क्या है, कह रहा पुर्तगाली और अंग्रेज, रूसी और जर्मन, अंग्रेज और अरब, फ्रांसीसी और अरब। आपने बहुत पहले पढ़ा होगा कि भारत का व्यापार अरबों के साथ होता था, ठीक है, तो अरब तो लाए थे, तो ये ऑप्शन आपका कट गया, ये ऑप्शन भी आपका कट गया। आपको ये भी पता है, जब आप पढ़ते हो एक लाइन PDEDF, है ना, PDEDF, कुछ बच्चों के मन में आएगा सर PDF ये क्या है। PDEDF का मतलब होता है पुर्तगाली, है ना, डच, अंग्रेज, डेनिश और आपके फ्रांसीसी, ठीक है, तो ये इनका क्रम है यूरोपीय कंपनियों के आगमन का। तो आपको पता है पुर्तगाली पहले आए थे, तो ये भी नहीं होंगे। आपके कौन बचे, रूसी और जर्मन। यही वो लोग थे जो सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे अपना पोत, ठीक है, पोत का मतलब पानी वाला जहाज। क्लियर हो गई बातें? बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आप बेसिक यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऐसा प्रश्न अब पूछा जा सकता है। ये प्रश्न नेट JRF में आया हुआ है और आपसे पूछा जा सकता है UPSC में, और ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, ये सामान्य किताबों में आपको नहीं मिलेगा। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे इशिता बनर्जी की बुक्स हो गई या BL ग्रोवर की बुक हो गई, है ना, या शेखर बंदोपाध्याय की बुक हो गई, वहाँ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, या आपके कॉन्सेप्ट क्लास में पहले से क्लियर रहे हों वहाँ पे मिलेगा, ठीक। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है 17वीं शताब्दी के आरंभिक काल में अंग्रेजों के साथ व्यापार वार्ताएं शुरू करने के लिए मुगल निम्नलिखित में से किस बात से प्रेरित हुए। पहला तो आप में से कई बच्चों को यही क्लियर नहीं होता है कि 17वीं शताब्दी का क्या मतलब, 16वीं शताब्दी का क्या मतलब, 15वीं शताब्दी का क्या मतलब, या 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का क्या मतलब, 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का क्या मतलब। ये प्रश्न जरूरी है क्लियर करना, क्योंकि कई बार प्रश्न आप देखना UPSC के बैक ईयर को उठा के वहाँ पर यही मिलेगा कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध के भारत के संदर्भ में बताइए, 18वीं 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के बारे में बताइए। तो ये चीज़ें पता हो तो मैं सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट, जहाँ पर आपको लिखा हो 17वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी या 14वीं जो भी हो, उसका सीधा सा मतलब ये होता है उससे एक माइनस कर दो। मतलब जैसे 17वीं शताब्दी कह रहा है तो इसका मतलब है 1601 से लेके 1699, ठीक है। 16वीं कह रहा है 1501 से लेके 1599, 15वीं कह रहा है 1401 से लेके 1499, ठीक है। जैसे आज के दौर को आप क्या कहते हो, 21वीं सदी, नारी सदी, तो 21वीं सदी का मतलब क्या हुआ, 2001 से लेके 2099, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता हो कि इसको 21वीं सदी बोलते हैं। क्लियर। 20वीं सदी का मतलब क्या हुआ, 20वीं सदी का 1901 से लेके 1999, ठीक है। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। अब 19वीं सदी आ जाए तो इसका क्या मतलब, 1801 से लेके 1899। ये सारी बातें क्लियर हुई? हाँ सर। अब यहाँ पर भी क्या होता है कि 1801 से लेके 1899 को दो पार्ट में बांटा जाता है। 1801 से लेके 1850 का टाइम पीरियड अलग, 1851 से लेके 1899 का टाइम पीरियड अलग। ये जो टाइम पीरियड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्वार्ध। पूर्वार्ध यानी कि पूर्व का आधा, या कहें आधे का पहला हिस्सा, और इसको बोलते हैं उत्तरार्ध, ठीक है, आधे के बाद वाला हिस्सा। क्लियर हो गई बातें? तो जहां पर अगर मान लो अब लिखा हुआ आपको मिल जाए कि 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, तो इसका मतलब 1801 से लेकर 1850। अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, तो 1851 से लेकर 1899। अब यही चीज़ 17वीं में भी लागू होगी कि इसका उत्तरार्ध क्या हुआ, 1601 से लेकर इसका उत्तरार्ध क्या हुआ, 1601, बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही, इसका उत्तरार्ध हुआ 1651 से लेके 1699, और इसका पूर्वार्ध हुआ 1601 से लेके 1650। यही 16वीं में कि 16वीं सदी का बताइए आप, ठीक है। यही चीज़ आपसे 16वीं में पूछा जाएगा कि आप हमें बताइए कि 16वीं सदी का पूर्वार्ध क्या है, तो आप बता सकते हो कि 1501 से लेके 1550, ठीक है।
तो इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। हाँ सर, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब जब आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो अब आते हैं इस प्रश्न पे। ठीक, प्रश्न कह रहा है कि 17वीं शताब्दी के आरंभिक काल में अंग्रेजों के साथ व्यापार वार्ताएं, अब यहाँ पे लाइन अंडरलाइन कर लिया करो, गोला लगा लिया करो, अंडरलाइन क्योंकि पेपर में दिखती नहीं है। ठीक है, तो अंग्रेजों के साथ व्यापार वार्ताएं शुरू करने के लिए मुगल किस बात से प्रेरित हुए? तो इन चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि 1612 में स्वैली या सुवेली में पुर्तगाली जहाजी बेड़े पर अंग्रेजों की विजय, मतलब पुर्तगालियों को पराजित कर दिया कौन? अंग्रेजों ने। तो क्या इससे प्रभावित हुए थे? देख सकते हैं, हो भी सकता है। अगली लाइन है, अंग्रेज राजा द्वारा मुगल बादशाह को भेजे गए उपहार, क्या अंग्रेजों ने या वहाँ के राजाओं ने मुगल बादशाहों को बहुत सारे उपहार भेजे थे? ठीक है। तीसरा, विलियम हाकिंस की राजनयिक निपुणता, हो भी सकता है। और चौथा, सर टॉमस रो के कौशल। आप में से अधिकांश बच्चे इस टॉमस रो वाले ऑप्शन से ज़्यादा सहमत नजर आएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चाहे विलियम हाकिंस हो चाहे टॉमस रो हो, ये एक तरीके के डिप्लोमेट थे, दूत थे। ठीक है, और मुगल उस समय की बहुत बड़ी शक्ति थी। अकबर और जहांगीर का वो दौर था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 1600 का दौर था। 1605 में अकबर मर जाता है। 1605 के बाद का दौर जब शुरू होता है तो वहाँ बहुत शक्तिशाली होते हैं, तो इन चीज़ों से तो नहीं प्रभावित होंगे। और टॉमस रो या विलियम हाकिंस को तो भाव तक नहीं देता था जहांगीर, वो तो भाव ही नहीं देता था। ठीक है, तुम्हारे जैसे ना जाने कितने आएंगे। मतलब सोचो, जहांगीर फतेहपुर सीकरी में बुलाता है मिलने को, तो ये बातें तो किसी तरह से लॉजिकल नहीं लगती हैं, आप इसको हटा दो। अब बात आती है अंग्रेज राजा द्वारा मुगल बादशाह को भेजे गए उपहार। भैया क्या उपहार में आप भेज दोगे? उनके पास सब कुछ तो था, इतना बड़ा साम्राज्य था, और भारत के सबसे बड़े, सोचो इंग्लैंड से बड़े साम्राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है, तो ये बात तो अपने आप में हिपोक्रेसी वाली हो गई। अब बात आती ये क्यों? क्योंकि उस समय अकबर के टाइम पीरियड पे क्या था कि अकबर और मुगल सेना के जो लोग थे वो ये समझते थे कि यार पुर्तगालियों के पास जहाजी जो बेड़ा बहुत मजबूत है, क्योंकि 1498 में वो आए हुए व्यक्ति हैं। ठीक है, तो उनको लगता था इनको कोई टक्कर नहीं दे सकते। लेकिन जब अंग्रेज आए अपने जहाज को लेकर तो उन्होंने इनको हरा दिया, और जब हरा दिया तो इनको लगा यार अंग्रेज तो ज़्यादा मजबूत हैं पुर्तगाली से, तो इससे इंस्पायर हुए, इसलिए इन्होंने बातचीत करनी शुरू की ताकि इनको कंट्रोल किया जा सके। और पुर्तगाली उस समय थोड़े ईगोइस्ट हो गए थे। ठीक है, थोड़े घमंडी टाइप के हो गए थे। इवन मुगल बादशाह से भी टैक्स लेते थे। अगर पानी वाले जहाज से घोड़े मंगाए जाते थे अरब से तो टैक्स वसूलते थे, और अकबर को देना भी पड़ा था। तो इसको काउंटर करने के लिए वो इनसे इंस्पायर हो गए। तो यही बात यहाँ पे सही है। बाकी आपके लिए यहाँ पे और कोई ऑप्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर, क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ध्यान रखना, ये भी बन सकता है कि स्वैली की लड़ाई का संबंध किससे है? तो आपको पता होना चाहिए कि पुर्तगाली और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी, और क्रम लगाने को भी आ सकता है, तो पता होना चाहिए 1612 में हुई थी। मतलब जो बाद की लड़ाइयाँ हैं, चाहे कर्नाटक वॉर हो या मराठा वॉर हो या फ्रांसीसी वॉर हो, है ना, या कि मैसूर वॉर हो, उनसे ये अलग है, बहुत पहले है। ठीक, तो ये लड़ाई क्वेश्चन में आ सकती है। जैसे मैंने क्वेश्चन में पूछा ना आपसे बॉन्डीवॉर्स की लड़ाई और बेदरा की, तो ऐसे ही इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन देखो, काफ़ी अच्छा प्रश्न है और कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे यूपीएससी में। क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 15वीं सदी के अंत में, अब देखो ये लाइन आ गई, 15वीं सदी के अंत में, तो अब आपको पता होना चाहिए कि 15वीं सदी कब होगी? 1401 से लेके 1499। ठीक है, अब कह रहा है अंत में, तो अंत का मतलब है 1491 से लेके 1499। ठीक है, तो 15वीं सदी के अंत में यूरोपीय यात्री भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया की ओर आकर्षित हुए। इसके क्या कारण थे? मतलब आपको अब क्लियर हो रहा है कि 1498 ये नहीं बोला है। चाहता तो 1498 बोल सकता था, लेकिन इसने नहीं बोला है प्रश्न में, क्योंकि ये जानता है कि आपके दिमाग को ये बात नहीं पता है कि 1401 से लेकर 1499 को 15वीं सदी बोलते हैं। ये जानता है कि आपका दिमाग कैलकुलेट नहीं कर पाएगा परीक्षा हॉल में कि 1491 से और 99 तक का हम टाइम पीरियड पूछ रहा है, इसलिए इसने भाषा के साथ खेल दिया। लेकिन अब आपके साथ नहीं खेल पाएगा, क्योंकि अब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई? हाँ सर, क्लियर हो गई। तो अब मुझे एक बात बताओ, 1498 की बात कर रहा है कि आकर्षित क्यों हुए थे, इसके क्या कारण रहे होंगे?
ठीक है, सीधी सी बात है। जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षित होते हो तो एक कारण नहीं होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे आप श्री आईएएस एकेडमी के प्रति आकर्षित हुए हो तो क्यों हुए हो? क्योंकि कंटेंट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है और पढ़ाने वाला मास्टर भी अच्छा है। ठीक है, तो ऐसे ही यूरोपीय यात्रियों के भारत में आने का कोई एक कारण नहीं रहा होगा। मैं श्री आईएएस एकेडमी का एग्जाम्पल बस बहाने के रूप में दिया हूँ। आपको ऐसे प्रश्न ऑटोमेटिक हमेशा याद रहें, इसलिए मैंने ये बात आपको बताई। मतलब कारण आया है तो कोई एक कारण नहीं होगा, कई कारण होंगे। बस ये ध्यान रखना कि जो कारण हो उसमें एक्सट्रीम ना हो, अतिवादिता ना हो। ठीक, तो आप मुझे बताओ क्या है? क्या यूरोप में कृषि विकास और विस्तार नहीं हो रहा था? हो रहा था, इसलिए भी आए थे। तो बिल्कुल सही बात है। क्या आंतरिक व विदेश व्यापार की वृद्धि हेतु नए बाजार की तलाश उनको नहीं थी? बिल्कुल नहीं होगी। अब देखो लिंक है कैसे, अगर कृषि विकास हुआ है यूरोप में और विस्तार भी हो रहा है तो उनको बेचने के लिए बाजार चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बाजार उनके लिए कौन सा था? भारत था, क्योंकि वहाँ की मदिरा भारत आनी थी, वहाँ के अंजीर और वहाँ के ड्राई फ्रूट्स भारत आने थे। ठीक है, तो इसलिए भारत में इनकी वृद्धि हुई। अब बात आती है कि वहाँ के लोगों को क्या ज़रूरत थी? रेशम, मसाले और औषधियाँ। भाई व्यापार का मतलब क्या होता है? गिव एंड टेक्स। आप एकेडमी को ज्वाइन किए हो तो क्यों ज्वाइन किए हो? क्योंकि हम आपको कुछ दे रहे हैं और आप ज्वाइन किए हो, इससे हमें क्या फ़ायदा? इससे हमारी इकोनॉमिक स्थिति ठीक हो रही है। तो गिव एंड टेक का कॉन्सेप्ट होता है व्यापार में, तो वही इन्होंने किया कि ये अपने वहाँ के एग्रीकल्चर और विस्तार को प्रमोट कर रहे थे, अपने लिए नए बाजार की तलाश कर रहे थे, अपना माल बेच सकें और भारत से रेशम, मसाले और औषधियाँ ले जा सकें। रेशम क्यों ले जा सकें? क्योंकि वहाँ पर सर्दी होती थी तो वहाँ पे कपड़े चाहिए होते थे। मसाले क्यों ले जा सकें? क्योंकि वहाँ पे वो मीट मांस खाते थे तो उसको प्रिजर्व करके रखना चाहते थे और टेस्ट बढ़ाना चाहते थे। औषधियाँ क्यों ले जाना चाहते थे? क्योंकि वो भारत में जो क्या कहते हैं औषधियाँ थीं उनसे इलाज होता था। ठीक है, और इन्हीं औषधियों का उपयोग करके यूरोप ने कई सारी चीज़ों के पेटेंट कर लिए। और आपको जानकर हैरानी होगी किस चीज़ की, कि जो हमारे यहाँ हल्दी है ना, इसको औषधि के रूप में भारत में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में दिखाया गया है, इवन अथर्ववेद में भी लिखा हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हल्दी का जो पेटेंट राइट है वो इंग्लैंड के पास है, भारतीयों के पास नहीं है। सोचो कितनी हैरानी की बात है, हमारे देश की हल्दी और पेटेंट राइट किसी और के पास। समझ गए? तो ये चीज़ें बताऊं तो यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो हमारा ऑप्शन यहाँ डी हो गया। अब ऐसा ही प्रश्न आपको यहाँ पे दे देता है युग्म के रूप में कि केवल एक युग्म सही, केवल दो युग्म सही, केवल तीन युग्म सही, इनमें से कोई नहीं। तो आप पहला देखते, बोलते एक युग्म तो सही है, ठीक है, तो यहाँ टिक कर देते। दूसरा युग्म सही है तो ये अपने आप कट हो जाता, एक दो वाला सही हो जाता। तीसरा भी देखते सही हो रहा है तो तीनों सही हो जाते, ये वाला कट हो जाता, और ये तो ऑटोमेटिक पहले ही कट हो जाता जहाँ ये पहले सही होता। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सही उत्तर के पास आसानी से पहुंच सकते थे। क्लियर हो गई बातें? अब देखते हैं हम अपना अंतिम प्रश्न। ठीक है, अंतिम प्रश्न काफ़ी सिंपल है, फैक्चुअल है। प्रश्न क्या है? कह रहा है कि पुर्तगालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली लाइन कि अल्बुबर्क वास्तव में कौन है? गवर्नर है, वायसराय है। ठीक है, मतलब उनका किसका? पुर्तगालियों का। जैसे अंग्रेजों का आप देखोगे ना, वैसे ही पुर्तगालियों का ये था। ठीक, हेड मतलब इंडिया में। अल्बुबर्क ने बीजापुर से गोवा को छीनकर डांडा, राजौड़ी और भोल को खूब लूटा। मतलब सीधी सी बात है, जब गोवा को छीना होगा तो लूटा भी होगा। ठीक है, उन्होंने लाल सागर के मुहाने पर सोकोत्रा द्वीप में भी अपना एक अड्डा कायम किया। उन्होंने लाल सागर के मतलब मुहाने पर सोकोत्रा, आप हमेशा पढ़ते होगे कि जो हमारा हिंद महासागर है वहाँ पर सोकोत्रा द्वीप है। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। लाल सागर भी आप पढ़ते होगे ज्योग्राफी में। अब कमेंट बॉक्स में ये भी आप बता दीजिए कि लाल सागर से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं। ठीक है, और मैंने इसका आपको फॉर्मूला भी बताया था, सुई मियाज इज। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। तो मैं फिलहाल अभी आपको ये दिखा दूं, ये हमारा प्यारा भारत है। इस प्यारे भारत से आप वेस्ट की ओर चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ आपको क्या मिलेगी? यहाँ पे आपको मिलेगी फारस की खाड़ी, पर्सियन गल्फ। ठीक है, लेकिन जो ही आप यहाँ चलेंगे तो ये आपको मिलेगा इस जगह पे क्या? रेड सी। ये दिख रहा है आपको रेड सी। अब यहीं पे सारे देश लगते हैं। ठीक, अब आपको सोकोत्रा आइलैंड कहाँ दिखेगा? ये मुहाना है, ये आपका सोकोत्रा आइलैंड। ठीक है, ये आप देख रहे हो मुहाने पे।
तो ये है सोकोत्रा आइलैंड। तो ये आपको याद रखना चाहिए। बाकी ये ज्योग्राफी की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हो गया और यहाँ की दृष्टि से भी। क्लियर हो गई बातें। यमन, ओमान, सऊदी अरब, ये सारे देश हैं। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी की जब क्विज होंगे तो वहाँ डिटेल में बताएंगे। ठीक, तो अब आपको ये चीज़ें क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ अल्बुकर्क ने सब किया था और उसने लूटा था, ये जीता भी था, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे सही हैं, अर्थात दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो ब्लू वाटर पॉलिसी है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध पुर्तगालियों से है। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? ब्लू वाटर पॉलिसी वास्तव में क्या थी? हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व कायम करने की पॉलिसी। ठीक है, जैसे आज के समय में आप देख रहे होंगे लॉरेंस बिश्नोई नाम, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में और काफ़ी ज़्यादा फियर है। मतलब शायद मैंने अपने जीवन काल में पहली बार एक ऐसे पर्सन को देख रहा हूँ जिस पर कोई भी व्यक्ति रोस्ट नहीं कर रहा है। इवन अभी मैंने अवध ओझा सर का भी एक वीडियो देखा है ना, उन्होंने भी रोस्ट नहीं किया और बड़ा अच्छा उन्होंने कॉमेडी बनाई एक तरीके की। तो आप ये सोच सकते हो जैसे लॉरेंस बिश्नोई का इस समय प्रभुत्व है ना, कि हर व्यक्ति डरता है, उसी तरीके से पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में एक प्रभुत्व बनाया और उसको नाम दिया ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, ब्लू का मतलब समुद्र नीला होता है और वाटर का मतलब जल। ठीक है, और इसको किसने दिया था? अल्मीडा नाम के पर्सन ने। ठीक है, वो पहला वायसराय था इनका, पुर्तगालियों का गवर्नर एक तरीके से कह सकते हो। लेकिन वास्तविक जो संस्थापक था वो अल्बुकर्क था। वास्तविक क्यों? क्योंकि इसने गोवा को छीना था बीजापुर से। किस टाइम पे? 1510 में। मतलब 12 वर्ष के अंदर अंदर ही इसने अपना एक प्रभुत्व बनाना शुरू कर दिया, सोच सकते हो। और अंग्रेजों को 100 साल लग गए थे प्रभुत्व बनाने में, है ना। 1600 में कंपनी आती है और 1757 में जीत हासिल करती है, और ये केवल 12 वर्षों में कर लेते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आपको बस पता होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप इसका पूरा का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है ये यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हो, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही है ना। गोवा को छीना 1510 में, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सुमेलित करने को आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा। और एक बात मैं आपको फिर से बता दूं, मॉडर्न इंडिया में जो क्वेश्चन हैं वो 90% जो आपके क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 90% जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो 1857 के बाद से पूछे जाते हैं। ये मैं इसलिए कवर करा रहा हूँ क्योंकि आपके टॉपिक सारे कवर हो जाएं। ठीक है, लेकिन जब आप क्लासेस करेंगे तो आपका 99% फोकस जो क्विज में होना चाहिए वो 1857 से होना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा जो आपका फोकस होना चाहिए वो 1905 से होना चाहिए। 1905 से लेके 1947 के बीच में आप ये मान के चलो कि अगर 20 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से आ रहे हैं तो 15 क्वेश्चन केवल इसी गैप से आएंगे, 42 वर्ष के बीच में। ठीक है, बाकी के 5 क्वेश्चन आप कह सकते हो कि पीछे से आते हैं। तो ये मेरा काम है, बस टॉपिक आपके कवर कराना, ताकि आपका टॉपिक ना छूटे और इन फ्यूचर अगर कोई प्रश्न नया बने तो वो आपका ना छूटे। क्लियर हो गई बातें इतनी? हाँ सर क्लियर हो गई। तो इतनी बातें आज आपने कवर कर ली। क्लास को एंड करें इससे पहले एक छोटी सी बेसिक जानकारी आपको दे दें कि आप में से जिन बच्चों ने श्री IAS एकेडमी का ऐप डाउनलोड ना किया हो वो प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको पता हो कि ये सीरीज 21 अक्टूबर से स्टार्ट है हमारे ऐप पर और यूट्यूब चैनल पर। आप वहाँ पे जाके डेली क्विज सीरीज के रूप में अपने आप को इनरोल भी करा सकते हैं और लगभग 11,000 प्लस क्विज का एक अभ्यास भी कर सकते हैं हमारे साथ इसी वीडियो के रूप में। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। तो अब मिलते हैं मतलब अपनी नेक्स्ट क्लास में, सेकेंड पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।